नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th नागरिक का दूसरा चैप्टर साता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से संबंधित टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, नागरिक का दूसरा चैप्टर साता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से संबंधित यह हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो है, जिसमें हमने 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 160 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में बताऊंगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 से लेकर 160 तक के कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर 161 नंबर के सवाल में पूछा गया है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई। बताइए तो वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो 161 का करेक्ट आंसर होगा 1958। याद रखेंगे दोस्तों, 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेस्ट इंडीज संघ किस वर्ष भंग हो गया। बताइए तो वेस्ट इंडीज संघ की जब स्थापना हुई थी तो वो संघ किस वर्ष भंग हो गया था, आपको उस वर्ष को बताना है। तो राइट आंसर 162 का होगा हमारा 1962। याद रखेंगे 1962 ईस्वी में वेस्ट इंडीज जो संघ है वो भंग हो चुका था, वो टूट चुका था। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे वेस्ट इंडीज जो संघ है वो कब बना था। तो बाबू वो बना था आपका कब, तो वो बना था 1958 को। याद रखेंगे। और यह संघ कब भंग हुआ, तो यह संघ भंग हुआ था 1962 ईस्वी में। याद रखेंगे, इसे बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, वेस्ट इंडीज देशों ने चिगु आर्यास संधि पर हस्ताक्षर कब किए। बताएंगे यहाँ पर सही ऑप्शन। बाबू यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेस्ट इंडीज देशों ने चिगु आर्यास संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो सही आंसर इसका होगा 1973 ईस्वी। 1973 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। तो राइट आंसर 163 का ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज देशों ने क्या साझा संस्था नहीं बनाई। तो यहां पर बाबू हमारा सही आंसर 164 का होगा साझा राष्ट्रपति। याद रखेंगे, यहां पर साझा राष्ट्रपति वाला हम लोग संस्था ले लेंगे। प्रश्न में कहा गया है वेस्ट इंडीज देशों ने क्या साझा संस्था नहीं बनाई थी। तो याद रखेंगे साझा राष्ट्रपति वाला संस्था, यही संस्था वेस्ट इंडीज देशों ने नहीं बनाई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी कारण वेस्ट इंडीज में जब संघ की बाबू स्थापना हुआ था तो वो संघ भंग हो गया था। ठीक है, बिल्कुल भी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चला था। अगला प्रश्न है 165 नंबर में आप लोगों का, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई। बताइए तो नाइजीरिया देश में संघीय व्यवस्था की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो 165 का करेक्ट आंसर होगा 1950 में। 1950 ईस्वी में दोस्तों नाइजीरिया देश में संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं 166 नंबर के सवाल में। बोला गया है नाइजीरिया की 3 प्रमुख जातीय समूहों में कौन शामिल नहीं है। बताइए, नाइजीरिया के 3 प्रमुख जाति थी, उन 3 प्रमुख जाति समूहों में कौन सा जाति बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है, आपको उस जाति का नाम बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा झुल्लू। क्या होगा, झुल्लू। यहाँ पर अगर हम बात करें नाइजीरिया के 3 प्रमुख जाति समूहों का तो बाबू वो हो जाएंगे एरुबा, हौसा फुलानी और इबो। यही 3
जातीय जो समूह है वो समूह नाइजीरिया के लिए प्रमुख जातीय समूह है, यानी कि इन जातीय समूहों को नाइजीरिया देश में विशेष अधिकार प्राप्त था जो कि अन्य जाति समूहों को नहीं था। किस देश में? तो नाइजीरिया देश में। तो बाबू जब इन तीनों जातियों को छोड़कर अन्य जातियों में बिल्कुल भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, सभी प्रकार के जो अधिकार थे वो इन जातियों को छोड़कर अन्य जातियों में नहीं मिलते थे, तो इससे उन जातियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, असंतुष्टता उत्पन्न हो गया, असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी कारण दोस्तों नाइजीरिया में जब संघ की स्थापना हुई तो वो संघ भी टूट गया, वो संघ भी भंग हो गया, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जातीय समूह नहीं है तीन प्रमुख जातीय समूहों में, वो है झुल्लू। अगर हम बात करें तीन प्रमुख जातीय समूहों का तो उसे याद रखेंगे एरुबा, हौसा फुलानी और इबो। और ये तीनों जातीय समूह किसके अंतर्गत आते हैं? तो नाइजीरिया देश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नाइजीरिया देश में इन तीनों जाति समूहों को एक विशेष अधिकार प्राप्त था। ठीक है, चलिए 167 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है नाइजीरिया में कब लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई। यहाँ पर बताएंगे बाबू कि नाइजीरिया देश में पुनः कब लोकतंत्र की बहाली हुई। तो 167 का करेक्ट आंसर होगा 1999। 1999 ईस्वी में नाइजीरिया देश में पुनः से लोकतंत्र की बहाली हुई थी, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर 167 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है बाबू, नाइजीरियाई संघवाद की एक प्रमुख समस्या क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर 168 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेल राजस्व पर नियंत्रण। यही एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, नाइजीरियाई संघवाद की एक प्रमुख जो समस्या है वो है तेल राजस्व पर नियंत्रण। तो याद रखेंगे बाबू, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है नाइजीरिया में असफल संघवाद का एक प्रमुख कारण क्या है। बाबू नाइजीरिया में जब संघवाद की स्थापना हुई थी और वो संघवाद जब नाइजीरिया में विफल रह गया था, जब टूट गया था, तो उस विफल संघवाद का, उस असफल संघवाद का जो प्रमुख कारण था वो क्या था, आपको यही बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा धार्मिक, जाति और आर्थिक मतभेद। नाइजीरिया देश में बाबू धार्मिक और जातीय और आर्थिक मतभेद था। इसी कारण नाइजीरिया में जब संघवाद की स्थापना हुई थी तो वो लॉन्ग टाइम नहीं चल पाई थी, और लॉन्ग टाइम ना चलने के कारण ही दोस्तों वो भंग हो गई थी। ठीक है, और उसका जो प्रमुख कारण था वो क्या था? वो था धर्म, जाति और आर्थिक मतभेद। बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप लोग सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सैनिक शासन की स्थापना हुई थी? सैनिक शासन की स्थापना जिस देश में हुई थी उस देश का नाम बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा नाइजीरिया। याद रखेंगे, नाइजीरिया देश में बाबू सैनिक शासन की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे प्रश्न आपके बुक से ही संबंधित है, कोई भी प्रश्न बाय नहीं है, कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं लिया गया है। ये सभी के सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप सभी इन सभी प्रश्नों को दोस्तों ये अच्छे से समझकर उनके उत्तर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाले नहीं है। ठीक है, आएगा वो तो आएगा ही। मैंने आप लोगों को बताया कि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं ये पूरा आप लोगों को 100% नहीं कह रहा हूं कि ये प्रश्न ही आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन मैं इतना 100% आप लोगों से कह रहा हूं दोस्तों कि जो भी प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये सभी के सभी प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक के प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप सभी इन प्रश्नों को पढ़कर समझकर उनके उत्तर को याद करते चलिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें आपसे बोला गया है दोस्तों सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था? तो बाबू इसका सही आंसर होगा साता में साझेदारी की उपेक्षा। क्या था? साता में साझेदारी की उपेक्षा। जब साता में साझेदारी सभी प्रकार के जातियों को, सभी प्रकार के धर्मों के, सभी प्रकार के आर्थिक परिवेश से जुड़े हुए लोगों को नहीं मिलेगा, तो ऐसे स्थिति में जो संघवाद होगा वो टूट जाएगा, वो लंबे समय तक बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। साता में साझेदारी का मतलब यह हुआ कि
देश में कुल जितने भी लोग हैं, जितने भी देश के नागरिक हैं, उन सभी देश के नागरिकों को ही सत्ता में साझेदारी का बाबू हक है, उनका अधिकार है। अगर उनके साथ दुर्भाव किया जाता है, उनके साथ मतभेद किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में विद्रोह उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में उस देश के लोगों में आक्रोश उत्पन्न होगा और हिंसा जैसी प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिलेगी। और इसी कारण दोस्तों, जो वो देश होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और वहां पर संघवाद वाला जो आप स्वरूप देख रहे हैं वो टूट जाएगा, यानी कि वो मिट जाएगा। ठीक है, हमारे भारत देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न भाषाओं वाले लोगों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। और सभी संस्कृतियों को ही हमारे इस भारत देश में बाबू सम्मान मिलता है। सभी धर्म के लोगों को ही हमारे इस भारत देश में इज्जत मिलता है, उनको बाबू अधिकार मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में इस्लाम धर्म के लोगों को बिल्कुल भी वो अधिकार नहीं मिलता जो कि अन्य धर्म के लोगों को मिलता है। सभी धर्म के, सभी जाति के और सभी भाषा वाले लोगों को समान अधिकार हमारे भारत देश में मिलता है। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होता कि वो देश उनका नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होता कि उनके साथ उनके अपने ही देश में भेदभाव किया जा रहा है। अगर कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो ऐसे में जो लोग होंगे जिनके साथ मतभेद किया जा रहा है, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिन्हें नीचा समझा जा रहा है, जिनको बिल्कुल भी कई प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, वे दोस्तों क्या करेंगे कि देश में विद्रोह उत्पन्न करेंगे और अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे या फिर अपना एक अलग राष्ट्र बना लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो संघ होगा देश का वो टूटेगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। जिस देश का संघ कमजोर पड़ जाएगा उस देश की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी वो भी बाबू कमजोर पड़ जाएगी, वो भी दुर्बल हो जाएगी। और जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दुर्बल हो जाएगी तो ऐसी बाबू स्थिति में देश विघटित हो जाएगा, देश टूट जाएगा। और जैसे ही देश टूटेगा तो उस देश पर दूसरे देश वाली जो शक्तियां हैं वो इस पर अपना अधिपत्य जमा लेगी, अपना अधिकार जमा लेगी। इसलिए हमें अगर दूसरे देश से अपने देश को बचाना है, दूसरे देश के अधीन अपने देश को नहीं होने देना है, तो इसके लिए हमें अपने देश में एक तत्व के भाव को बनाकर रहना होगा। अपने इस देश में एकता के स्वरूप को स्थापित करके रखना होगा। हमें अपने देश में कभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और बाबू वेशभूषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, भाषा के नाम पर हमें भेदभाव नहीं करना होगा। भेदभाव करेंगे तो फिर स्थिति बाबू उत्पन्न हो जाएगी खराब वाला। ठीक ना। देखिए, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या कोई व्यक्ति गरीब हो, चाहे कोई ऊंची जाति वाला हो या निम्न जाति वाला हो, चाहे कोई किसी भी धर्म वाला क्यों ना हो, सभी को ही हमें सम्मान देना चाहिए, सभी को ही हमें आदर देना चाहिए। कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। कभी भी किसी को बाबू ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे जीने का अधिकार नहीं है, वो समाज के लिए श्रेष्ठ नहीं है, उसे समाज में बिल्कुल भी प्रतिष्ठा नहीं देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम छोटे से छोटे जाति के लोगों को भी समाज में प्रतिष्ठा देंगे, उन्हें इज्जत देंगे, सम्मान से अगर बात करेंगे और साथ ही उनके बाबू अगर हमें उनके बाबू महत्व को समझेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे देश के लोगों में प्रेम बढ़ेगा। और जब हमारे देश के लोगों में प्रेम बढ़ेगा तो हमारे देश में कभी भी हिंसा जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हिंसा अगर फैलाएगा भी, दंगा अगर करवाएगा भी, तो बाबू बिल्कुल भी वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश में रहने वाले विभिन्न जाति धर्म के जो लोग होंगे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। आप सभी जानते हैं कि एकता जो होती है वो बाबू बहुत ही बड़े से बड़े समस्याओं को हल करने वाली होती है। यानी कि अगर कोई बड़ा से बड़ा समस्या भी आता है, अगर लोग मिलजुल कर एक तत्व के स्वरूप का स्थापित करते हैं तो वो समस्या दूर हो सकती है। ठीक है, और हमारे इस भारत देश में कई प्रकार की समस्या आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। तो हमारे भारत देश में रहने वाले विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषाओं और विभिन्न क्षेत्रीयता के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उस समस्या से निपटे हैं और अपने इस देश को उस समस्या से बचाए हैं। ठीक ना, समझ रहे हैं आप सभी। यहाँ पर बात करते हैं 172 नंबर के सवाल पर। इसमें आप लोगों से पूछा गया है चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया और पाकिस्तान को किस कारण देश विभाजन का सामना करना पड़ा, बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया और पाकिस्तान को किस कारण से देश विभाजन का सामना करना पड़ा, यानी कि किस कारण से इन तीनों देशों का विभाजन हुआ था। तो राइट आंसर 172 का हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
जातीय और सांस्कृतिक मतभेद। मैंने बताया ना, अगर किसी देश में जाति, धर्म और भाषा क्षेत्र के आधार पर मतभेद होगा, सांस्कृतिक परिवेश के आधार में अगर मतभेद होगा, तो बाबू ऐसे में वो देश बिल्कुल भी समृद्ध नहीं हो पाएगा, आगे नहीं चल पाएगा और वो बाबू विघटित हो जाएगा ना। सभी को सत्ता में साझेदारी का हक है। सरकार को चाहिए कि देश में रहने वाले कुल जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ही साझेदारी में, सत्ता की साझेदारी में समान अधिकार मिले। सभी को ही समान जो बाबू देश की सरकार के द्वारा अधिकार दिया जाता है, जो श्रेय दिया जाता है वो मिले, ठीक ना। किसी को भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को देश के अधिकारों से वंचित ना रखा जाए। यहाँ पर हम बात करते हैं 173 नंबर के सवाल में। इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय संघ की स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या माना जाता है? बताइए तो। भारतीय संघ की स्थिरता, स्थिरता का मतलब होता है ठहराव। भारतीय संघ की ठहराव के लिए, स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या माना जाता है? तो याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोकतांत्रिक चरित्र। लोकतांत्रिक चरित्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठहराव कहने का मतलब संघ बिल्कुल भी विघटित ना हो, वो ठहर के रहे, मतलब कि वो स्थिर है, संघ बिल्कुल भी विघटित ना हो, तो उसके लिए लोकतांत्रिक चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर लोकतांत्रिक चरित्र अच्छा नहीं होगा, लोकतंत्र में अगर बाबू बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं होंगे, अगर लोकतांत्रिक विचारधारा ही देश के लोगों के साथ अच्छा काम नहीं करेगी, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी, उनके हितों के लिए काम नहीं करेगी, उनके विचारों को, उनके भावनाओं को, उनके बाबू उद्देश्यों को नहीं समझेगी, तो ऐसी स्थिति में संघ टूट सकता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 173 नंबर का। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय इकाइयों का पुनर्गठन क्यों किया गया? क्योंकि भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को समान देने के लिए। याद रखेंगे, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को समान देने के लिए ही भारतीय संघीय इकाइयों का पुनर्गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 174 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मुख्य जो उद्देश्य था वो था सांस्कृतिक और जातीय विविधता को मान्यता देना। दोस्तों हमारे भारत देश के नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों के जो बाबू सांस्कृतिक परिवेश है वो अलग अलग है, इनकी जो भाषा है वो अलग अलग है, इन राज्यों में रहने वाले लोगों का जो रहन सहन है वो अलग अलग है, इनकी जो परंपराएं हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन बाबू इनकी परंपराएं, इनके सांस्कृतिक परिवेश और साथ ही इनके भाषा अलग अलग होने के कारण भी इनके जितने सारे दोस्तों इनके जितने भी परंपरा है, जितने भी इनकी भाषा है, उनको महत्व हमारे भारत देश में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नागालैंड वाले जो भाषा बोलते हैं उन पर कोई प्रतिबंध है, या फिर नागालैंड वाले जैसा वेशभूषा पहनते हैं उस पर कोई प्रतिबंध है, या फिर नागालैंड वाले अपने जिस सांस्कृतिक परंपरा को निभाते हैं उस परंपरा पर कोई प्रतिबंध है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा केवल इन 3 राज्यों के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे इस देश में कुल जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए ही है। किसी भी राज्य पर बाबू कोई भी बाबू प्रतिबंध हमारे देश की सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है, हमारे संघ की सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है। जो भी हमारे देश के उचित नियमों के लिए संविधान के कानून बनाए गए हैं, ठीक है बाबू, हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश की समृद्धि के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए जो भी संविधान में कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का पालन हमारे देश का सरकार करता है। अगर बाबू संविधान में बनाए गए नीतियों का पालन हमारे देश का सरकार ना करे तो हमारा देश विघटित हो जाएगा, ठीक है। और कानून बनाने वाले ने, संविधान बनाने वाले ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही बाबू आगे तक उन्होंने सोचकर, भविष्य तक अपने विचारों को सोचकर दोस्तों उन्होंने संविधान का निर्माण किया है, ताकि आने वाले समय में कभी भी भारत में कोई विद्रोह ना हो, कभी भी कोई हिंसा ना हो, कभी भी धर्म, जाति, क्षेत्रीयता और साथ ही सांस्कृतिक परंपरा के नाम पर कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे। इन सभी चीज़ों को सोच और विचार करके ही दोस्तों हमारे भारत देश का संविधान बना है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के संविधान के कारण ही आज हमारे भारत देश में जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग थे, जितने भी दलित या महादलित से जुड़े हुए लोग थे, उन सभी लोगों को भी आज समाज में प्रतिष्ठा मिलता है, आज समाज में उन्हें सम्मान मिलता है और साथ ही सरकार के द्वारा उन्हें काम भी मिलता है और वे लोग अपने परिवार को अच्छे से बाबू उनका जीवन निर्वाह भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें काम दिया जा रहा है, उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। हमारे इस भारत देश में जिस जाति या धर्म के लोगों की संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें भी कई प्रकार के विशेष अधिकार हमारे देश के राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। कई प्रकार के उन्हें
आरक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि ये देश उनका बिल्कुल भी ना है, ये देश बिल्कुल भी उनके प्रति काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे देश का जो सरकार है वो काम करता है ताकि हमारे इस देश में रहने वाले लोगों को कोई भी असंतुष्टता फील ना हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप सभी। तो यहाँ पर बाबू करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों माना गया। तो बाबू आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के कई राज्यों में, हमारे भारत देश के कई राज्यों, कहने का मतलब आप हमारे भारत देश के किसी भी राज्य में चल जाइएगा तो वहाँ पर कोई ना कोई बाबू हिंदी भाषा बोलने वाले लोग आपको मिल ही जाएंगे। मानते हैं कि भारत देश के सभी राज्यों में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। 100 से अधिक भाषाएँ हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। तो ऐसे में बाबू यह कहना गलत होगा कि हमारे भारत देश में केवल हिंदी बोली जाती है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा दोस्तों कि हमारे भारत देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर कोई व्यक्ति हिंदी बोलते हुए आपको ना मिले। बाबू हमारे भारत देश की कुल जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 60%, हमारे भारत देश का जितना भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 60% जो लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों हमारे भारत देश का राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा को माना गया है भारतीय संविधान के अनुसार। और हिंदी सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने का मतलब हमारे भारत देश के सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में, सभी प्रांतों में बोला जाता है। और संविधान भी हमारा हिंदी भाषा में ही लिखा गया है। जो हाई कोर्ट में सुनाने वाले फैसला बाबू, हाई कोर्ट में जो फैसला सुनाते हैं जज, वो भी हिंदी में ही सुनाते हैं। कोई भी कानून बनता है तो हिंदी में ही बनता है, हिंदी में ही हमारा जो भारत सरकार है वो बाबू बातचीत करते हैं, क्योंकि हिंदी को ही लोकप्रियता दिया गया है। लेकिन हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके भाषा पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप इस देश में अंग्रेजी भाषा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमारे देश की भाषा नहीं है, यह विदेशी भाषा है। ऐसा नहीं बाबू, जब हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों को अंग्रेजी भाषा में रुचि है, वो अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वो अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं अपने प्राइवेट तौर पर, अपने गैर भाषा के रूप में। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय भाषा के रूप में, तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो मान्यता है वो मिला है हिंदी को ही। अब देखिए अगर हम बात करें इस्लाम परिवार का, तो बाबू इस्लाम परिवार में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर हिंदी भाषा ना प्रयोग करेंगे, तो अपना जो उर्दू भाषा है वो प्रयोग करेंगे। तो कोई प्रतिबंध नहीं है हमारे भारत सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे भारत के केंद्र सरकार के द्वारा बाबू कोई भी प्रतिबंध ऐसा नहीं लगाया गया है कि आप उर्दू ना बोलेंगे, आप बंगाली ना बोलेंगे, आप मलयालम ना बोलेंगे, आप तेलुगु ना बोलेंगे, या फिर आप तमिल ना बोलेंगे। ऐसा कोई भी प्रतिबंध हमारे भारत के केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है। अगर हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाओं वाले लोग रहते हैं तो वो अपने निजी कामों के लिए, वो अपने निजी क्षेत्रों में बोली के रूप में, ठीक है ना, बोली के रूप में वो अपनी भाषा को यूज कर सकते हैं, उपभाषा के रूप में, बोली या उपभाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहीं और क्षेत्र में जाते हैं और वो अपनी भाषा को प्रकट करते हैं और उनके भाषा को कोई अगला नहीं समझता, तो वो हिंदी भाषा यूज कर सकते हैं ताकि वो अगला समझ जाए। क्योंकि मैंने बताया ना हमारे भारत देश के सभी क्षेत्रों में ही हिंदी भाषा को समझने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप न्यूज़ चैनल भी देखिएगा तो न्यूज़ चैनल पर जो एंकर होते हैं वो हिंदी भाषा में ही न्यूज़ को बताते हैं। अगर आप बाबू पेपर देखिएगा तो बहुत सारे जो न्यूज़ पेपर होते हैं वो भी हिंदी भाषा में ही आते हैं। हालांकि बाबू कुछ पेपर हैं जो कि उर्दू भाषा में आते हैं, बंगाली भाषा में आते हैं, तो वो क्षेत्र के हिसाब से होता है, राज्य के हिसाब से होता है। लेकिन ज़्यादातर अगर लोकप्रियता की बात करें तो वो हिंदी भाषा ही होता है। ठीक ना, इतना समझा रहा हूँ। अगर इतना समझाने के बावजूद भी बाबू अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो समझिए कि बहुत ही आप लोग कमज़ोर है। ठीक ना, अगर आपने अच्छे से अपने नागरिक चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, दो जो चैप्टर है नागरिक का, अगर उसे अच्छे से नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप समझ जाइएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ ना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो गया 176 का, वो हो जाएगा यहाँ पर
ऑप्शन नंबर सी 40% दिया है जी, हम 60% बता रहे थे, 40% है, लगभग 40%, ठीक है। अब 60% हो गया है, अब 60% हो गया है ना, लेकिन बाबू आप लोग बुक अनुसार चलना, लगभग 40% आबादी की भाषा होने के कारण 40% हमारे देश की जनता हिंदी भाषा का ही प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, गैर हिंदी भाषी क्या लिखा है जी, गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी का प्रयोग क्यों जारी रहा? तो बाबू यहाँ पर सही जो आंसर होगा 177 का वो हो जाएगा हिंदी विरोधी आंदोलन के कारण। बाबू बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजी भाषा के रोक पर विरोध करना शुरू कर दिए थे। जब अंग्रेजी भाषा पर रोक लगा था तो बाबू अंग्रेजी भाषा पर रोक लगने के कारण हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने बाबू उस पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बाबू यह कहा सरकार से कि अंग्रेजी भाषा को मान्य रखा जाए, अंग्रेजी भाषा को देश में बोलने के लिए वो मान्य रखा जाए ताकि लोग अंग्रेजी भाषा बोल सकें। तो उनके हितों के लिए ही, उनके जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही सरकार ने अंग्रेजी भाषा को मान्य किया और आज हमारे इस देश में सभी जगह अंग्रेजी भाषा का यूज किया जा रहा है। हालांकि अंग्रेजी भाषा हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो बाबू बहुयात क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा का ही यूज किया जा रहा है। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाइए, रेलवे क्षेत्र में जाइए, वायुयान क्षेत्र में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइएगा तो आपको हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी ही भाषा देखने को मिलेगा। अगर आप कोई बड़े बड़े बाबू फैंसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको खाना के जो सूची मिलते हैं, जो मेन्यू मिलते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में ही मिलते हैं। बहुत सारे आजकल के जो जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं वो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। बात आ रहा समझ में ना? तो यहाँ पर बाबू आप लोग ले लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को ना, हिंदी विरोधी आंदोलन के कारण बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हिंदी का विरोध करने लगे और अंग्रेजी भाषा को मान्य करने लगे। इसी कारण अंग्रेजी भाषा को मान्य करना पड़ा भारत सरकार के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पर बाबू, अगर हम बात करें दक्षिण भारत के लोगों का, तो दक्षिण भारत के जो लोग थे, साउथ एरिया के जो लोग थे हमारे भारत देश के, उन्होंने तो बाबू इतना ज़्यादा विद्रोह कर दिया था कि कहने लायक नहीं। उन्होंने इतना ज़्यादा विद्रोह कर दिया था कि बाबू क्या कहा जा सकता है। उन्होंने ही बहुत ही ज़्यादा विद्रोह किया था, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर आक्रोश हो गया था जब अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगा था। उनके कारण ही, ठीक है, दक्षिण भारत के लोगों के कारण ही अंग्रेजी भाषा को मान्य रखा गया। आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत में रहने वाले जो लोग होते हैं वो तमिल के साथ साथ बाबू अंग्रेजी भाषा का भी यूज करते हैं। जो अल्लू अर्जुन है, जो भी मतलब कि साउथ एक्टर हैं, वो बाबू अंग्रेजी भाषा अधिक बोलते हैं और तमिल भाषा बाबू तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं। हिंदी भाषा बहुत कम बोलते हैं या फिर उन्हें हिंदी आती ही नहीं है, ठीक है। तमिल भाषा का यूज करेंगे, ठीक है, या क्षेत्र के हिसाब से जो उनका बोली होगा उसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो दक्षिण भारत में ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है बाबू, तमिलनाडु में हिंदी भाषा के खिलाफ जन आंदोलन क्यों हुआ? तमिलनाडु वही दक्षिण भारत का एक राज्य है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा के खिलाफ जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पर होगा हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयास के कारण, ठीक ना। हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयास के कारण ही जन आंदोलन हुआ था। तो 178 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि उनका मानना यह था कि ठीक है हिंदी अनिवार्य है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी अनिवार्य होना चाहिए। तो इसी कारण अंग्रेजी को भी अनिवार्य रखा गया था, लेकिन राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बिल्कुल भी नहीं है अंग्रेजी भाषा को ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया है सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी के बारे में किस तरह का समाधान निकाला? तो दोस्तों सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी के बारे में जिस तरह का समाधान निकाला था वो समाधान है हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राजकीय कामकाज में प्रयोग की अनुमति दी गई, ठीक ना। राजकीय कामकाज मतलब अगर कोई भी सरकारी कामकाज किया जाए, कोई भी अगर सरकारी कामकाज किया जा रहा है सरकारी लोगों के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, सरकारी जो सेवक हैं उनके द्वारा, तो वो हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे बाबू आप IPS को देख लीजिएगा, इंस्पेक्टर को देख लीजिएगा, DM को देख लीजिएगा, बहुत सारे ऑफिसर को देख लीजिएगा, तो वो हिंदी भाषा कम और अंग्रेजी भाषा का ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक ना, क्योंकि उनका सारा काम ही अंग्रेजी भाषा में है, ज़्यादातर हिंदी भाषा में बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं राज्य के, वे सभी बाबू ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का यूज करते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता में किन कारकों का योगदान है? तो याद रखेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता में बाबू विविधताओं को स्वीकार कर सत्ता में साझेदारी का योगदान है। जितने भी विविधताओं वाले बाबू हमारे भारत देश में जितने भी विविधताओं पर बाबू जो भी सांस्कृतिक परंपरा है, भाषा है, उन सभी के कारण ही
उन सभी के सत्ता में साझेदारी के कारण ही हमारा जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वो कायम है अभी तक ना, बिल्कुल भी बाबू विघटित नहीं हो पाया है। जितने भी विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा और विभिन्न क्षेत्रीय वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को एक साथ जोड़ कर रखता है हमारा भारतीय संघ। इसी कारण बाबू हमारा जो भारतीय संघ है वो बिल्कुल विघटित नहीं हो पाता है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में सत्ता के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या है? भारतीय संघ में सत्ता के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य बताना है। तो सही आंसर होगा राज्यों की पहचान और अधिकारों की मान्यता देना। यही बाबू विकेंद्रीकरण का उद्देश्य है ना। सही आंसर क्या होगा 181 का बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे ना। राज्यों की पहचान कर अधिकारों को मान्यता देना, उनके अधिकारों को मान्यता देना। ऐसा ना कि कोई राज्य पिछड़ा है तो उसको पिछड़ा ही छोड़ देना, जैसे कि बिहार हमारा पिछड़ा था लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कोई भी राज्य हो अगर वो पिछड़ा है तो उस राज्य को जो केंद्र सरकार होगा वो ऋण भी देगा, कर्जा भी देगा उस राज्य को समृद्ध करने के लिए। बस उस राज्य में रहने वाले लोगों को सरकार का साथ देना होगा। अगर उस राज्य में रहने वाले लोग सरकार का साथ देंगे, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे, उनकी नीतियों का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो जो पिछड़ा राज्य है वो भी आगे बढ़ जाएगा, वो भी समृद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार राज्य का समर्थन कर रहा है, राज्य को ऋण दे रहा है, राज्य को सुधारने में लगा हुआ है और राज्य के लोगों को बिल्कुल भी सरकार के प्रति कोई भी चिंता नहीं है, सरकार को कोई समर्थन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो राज्य बिल्कुल भी समृद्ध नहीं हो पाएगा। बार बार सरकार कहता है कि जहाँ जो कूड़ा करकट है उसे कूड़ादान में डाले, लेकिन बिहार में क्या होता है कि लोग इधर उधर कूड़ा करकट फेंक देते हैं। दीवार पर बहुत सारे जगहों पर बाबू दीवारों पर लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जहाँ लिखा है ना यहाँ पेशाब करना मना है वो मुँह पर मुद्द देते हैं। बताइए तो ऐसे कैसे हमारा जो भारत देश होगा वो समृद्ध होगा? हमारे भारत देश का जो केंद्र सरकार है, हमारे भारत देश का, उन्होंने बाबू सभी राज्यों में ही जो टॉयलेट है, जो शौचालय है उसका वितरण किया है। तो शौचालय वितरण करने के बावजूद भी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि खेतों में जाकर शौच का त्याग कर रहे हैं। तो आप ही बताइए सरकार के कहाँ समर्थन कर रहे हैं, सरकार का कहाँ साथ दे रहे हैं? बार बार सरकार कहता है कि जब भी वाहन चलाएं तो हेलमेट पहनकर या फिर बेल्ट लगाकर चलाएं, लेकिन बिल्कुल भी लोग हेलमेट या बेल्ट नहीं पहनते। जो अच्छे हमारे देश के नागरिक होते हैं, जो देश के अच्छे नागरिक होते हैं, जो देश के सरकार का समर्थन करते हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, वही देश के सरकार का बात मानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अशिक्षित और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझते और वो बाबू अनपढ़ वाला काम कर बैठते हैं, ठीक ना। तो इसी कारण हमारा जो देश होता, हमारा जो राज्य होता है वो आगे बढ़ नहीं पाता। आज हमारे बिहार राज्य में बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने शिक्षा प्राप्त कर लिया है। इसी कारण दोस्तों हमारा बिहार राज्य आज समृद्ध हो पाया है। लेकिन अगर हम बात करें आज से 30 साल 40 साल पहले, तो बाबू कुछ ही मात्रा में लोग पढ़े लिखे होते थे, ज़्यादा मात्रा में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। पढ़े लिखे ना होने के कारण ही, एजुकेटेड ना होने के कारण ही हमारा बिहार जो राज्य था वो बहुत ही खराब था। और साथ ही बिहार राज्य का जो सरकार था, बिहार राज्य जिसके अधीन था, जिसके हाथ में बाबू बिहार राज्य था, उसका सरकार भी बाबू काफ़ी भ्रष्टाचारी था। भ्रष्टाचारी होने के कारण वो बिहार राज्य के लिए कोई भी हित वाला काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण बिहार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लाख केंद्र सरकार बाबू राज्य का समर्थन कर राज्य को ऋण दे, बिहार सरकार को या फिर किसी भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार ऋण दे रहा है और वो उस राज्य का जो सरकार है वो उस ऋण को खा जा रहा है, पचा जा रहा है, या बाबू उसको वो लेकर और उसका घोटाला कर दे रहा है, तो फिर कैसे काम होगा? आप ही बताइए, नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जितने भी पद पर जो भी लोग तैनात हैं, ठीक है, जिनको जो भी पद मिला है, कोई नेता के पद पर है, कोई मुख्यमंत्री के पद पर है, कोई राष्ट्रपति के पद पर है, कोई डीएम के पद पर है, कोई इंस्पेक्टर के पद पर है, जो अपने जिस पद पर है, अगर वे लोग अगर ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, अगर सच्चाई से काम करेंगे, धर्म से काम करेंगे, तो बिल्कुल भी कोई भी राज्य पीछे नहीं जाएगा। कभी भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, कोई भी गरीब इतना बिल्कुल भी मजबूर नहीं हो पाएगा कि उसके शरीर पर वस्त्र ना हो, ठीक ना। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ही, भ्रष्टाचारी के कारण ही बाबू हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो प्रांत है वो पीछे रह जाता है, ठीक ना। चलिए 182 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है भारत में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रमुख कारण क्या है? तो बाबू भारत में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का जो प्रमुख कारण है वो है विघटनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना। विघटनकारी जो प्रवृत्तियां हैं उस पर नियंत्रण रखने के लिए ही भारत में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अगर शक्तिशाली ना बनाया गया होता तो जो विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं वो कब का हमारे भारत देश को तोड़ देती। हमारे
भारत देश को खंडित कर देती ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 182 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में, इसमें बोला गया है बाबू, भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग क्यों आवश्यक है। भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग क्यों आवश्यक है? क्योंकि सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन और विकास के लिए, क्या करने के लिए बाबू? सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन और विकास के लिए ही सहयोग भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के बीच आवश्यक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद को किस राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार मिलता है? ठीक है, संसद को किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार कब मिलता है संसद को? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्रभावित राज्य के विधानमंडल की सहमति के बाद। जिस राज्य का, याद रखेंगे, संसद जिस राज्य के सीमा या फिर उसके नाम में परिवर्तन करने वाले हैं, अगर उस राज्य का विधानमंडल सहमति देता है तभी जाकर उस राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि मनमानी तौर पर जो संसद होगा वो मनमानी तौर पर किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर देगा। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में एक नियम बना है, और नियम यह बना है कि अगर जिस राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन हो रहा है, अगर उस राज्य का विधानमंडल ये नहीं चाहता तो वो रुक सकता है। अगर उसकी सहमति नहीं है तो बिल्कुल भी नाम और सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिस राज्य का नाम और उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है और उस राज्य का विधानमंडल सहमति दे देता है तो बाबू परिवर्तन हो सकता है ना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सत्ता के विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन से प्रावधान है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बाबू। यहाँ पर 185 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा, यही बाबू प्रावधान है। अगर केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा ना हो तो इतने बड़े सत्ता को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इतने बड़े शासन व्यवस्था को आगे सुचारू रख पाना काफ़ी बाबू कष्टकारी हो जाएगा। इसी कारण हमारे भारत देश की इतने बड़े शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ही केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया है, ताकि हमारे भारत देश की जो शासन व्यवस्था हो वो सुचारू रूप से चल सके और इस शासन व्यवस्था में संतुलन बनी रहे ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी भाषाएं अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज की गई थी? तो याद रखेंगे 1500, लगभग 1500 भाषा, याद रखेंगे लगभग 1500 भाषाएं बाबू अपनी मातृभाषा के रूप में भारत देश में दर्ज की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि हमारे भारत देश में कितनी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, कितने भाषा बोलने वाले लोग हमारे इस भारत देश में निवास करते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत देश कितने विविधताओं का देश है। अगला प्रश्न में क्या बोला गया है, रुक जाइए, समझ में आ रहा है ना बाबू? देखिए, बोला गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो याद रखेंगे 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं शामिल है, याद रखेंगे। ठीक ना। 188 नंबर के सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 188 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजी। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इसी कारण 8वीं अनुसूची में बिल्कुल भी अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। असमिया, बोडो, मैथिली सबकी अगर बात करें तो ये शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे ना। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों का प्रतिशत लगभग कितना था? तो बाबू 1991 की जनगणना के अनुसार बताना है आपको। तो 189 का करेक्ट आंसर हमारा होगा 40.2%। 40.2% था हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत। ठीक ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, 1991 की जनगणना के अनुसार। जो मैं बता रहा हूँ आप अच्छे से समझना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 80 को कराना है ना जी। तो बाबू आप लोग अगला देखिएगा, इसमें बोला गया है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की आबादी में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर 190 का होगा वो होगा बंगाली।
ठीक ना। बंगाली भाषा भारत की आबादी में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, भारतीय जनगणना के अनुसार कश्मीरी और डोगरी के आंकड़े किस वजह से सटीक नहीं है? तो याद रखेंगे, लोग इसे अपनी भाषा नहीं मानते। नहीं, जनगणना नहीं हुआ था 1991 में, जनगणना बिल्कुल भी कश्मीरी और डोगरी क्षेत्रों के नहीं हुए थे। जनगणना न होने के कारण ही बाबू इनके आंकड़े सही तरीके से प्राप्त नहीं है, तो 191 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। सारा प्रश्न आपके दूसरे चैप्टर से संबंधित है, नागरिक, ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को ही भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत की, इसमें कहा गया है बाबू 192 में, 192 है ना, हाँ 192 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? हाँ हिंदी होगा, हिंदी होगा। कोई नहीं दिया है ना, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? हाँ तो हिंदी भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की भाषाई विविधता, बाबू बोला गया है, भारत की भाषाई विविधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे, किसी भी भाषा को बहुसंख्यक मातृभाषा नहीं माना जा सकता। 193 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भारत की भाषाई विविधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो किसी भी भाषा को बहुसंख्यक मातृभाषा नहीं माना जा सकता, तो यही बाबू कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, किसी भी भाषा को बहुसंख्यक मातृभाषा नहीं माना जा सकता, बहुसंख्यक मातृभाषा नहीं माना जा सकता। इसका मतलब ये हुआ ना बाबू कि भले हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन लोग अगर हिंदी बोलना नहीं चाहते, अगर वो बंगाली बोलना चाहते हैं तो वो बंगाली बोल सकते हैं। भले हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अगर लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोल सकते हैं, तमिल बोलना चाहते हैं वो तमिल बोल सकते हैं, कन्नड़ बोलना चाहते हैं कन्नड़ बोल सकते हैं, कोई भी भाषा बोलो ना यार, लेकिन हिंदी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, लेकिन आप अपनी इच्छा से जो भाषा बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी रोक टोक हमारे भारत देश के संविधान के लिए नहीं है, भारत देश के जो संविधान है उसके अनुसार नहीं है। यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हिंदी की उपभाषाओं में नहीं आता? उपभाषाओं में, हिंदी की जो उपभाषा है उसमें नहीं आता, तो करेक्ट आंसर 194 का हो जाएगा कश्मीरी भाषा ना। कश्मीरी भाषा बिल्कुल भी हिंदी की उपभाषाओं में नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 195 नंबर के सवाल में कहा गया है, भारत की भाषाई विविधताओं के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों, सभी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। आप सभी को पता है बाबू कि 8वीं अनुसूची में ही, हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, किसके लिए सम्मिलित किया गया है बाबू? तो भारत की भाषाई विविधताओं के संरक्षण के लिए सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है 196 नंबर में, भारत के संविधान में कौन से प्रावधान केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाते हैं? तो बाबू यहाँ पर 196 का करेक्ट आंसर होगा आपातकालीन प्रावधान, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान ही केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाते हैं। अगर बाबू आपातकालीन स्थिति में केंद्र को कोई कानून बनाना पड़े, केंद्र सरकार को कोई कानून या नियम बनाना पड़े, तो वो बना सकता है। इसके लिए कोई भी बाबू रोक टोक या प्रतिबंध केंद्र सरकार पर किसी राज्य का नहीं होता ना, या किसी संविधान का बिल्कुल भी नहीं होता। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। 197 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, आपातकाल लागू होने पर किसके अधिकार बढ़ जाते हैं? तो याद रखेंगे केंद्र सरकार का, क्योंकि बाबू आपातकाल लागू होने पर केंद्र सरकार ही कानून या नियम बनाते हैं, इसलिए उनके अधिकार ही बढ़ जाते हैं। किनके? तो केंद्र सरकार के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान संसद को किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है? तो याद रखेंगे बाबू, आपातकाल के दौरान जो संसद है उन्हें राज्य सूची के विषयों सहित सभी विषयों पर ही कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है।
किसे? तो बाबू याद रखेंगे राज्य सूची के विषयों सहित सभी विषयों पर किसे मिल जाती है? तो संसद को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 199 नंबर के सवाल में कहा गया है केंद्र सरकार की कौन सी संस्था राज्यों के संसाधनों एवं प्रबंधन की निगरानी करती है? बताइए तो केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी वो संस्था है जो कि राज्यों के संसाधनों एवं प्रबंध की निगरानी करता है? तो राइट आंसर यहां पर होगा योजना आयोग। कौन बाबू? योजना आयोग, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है। तो 199 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। 200 नंबर के प्रश्न में कहा गया है राज्यपाल किस स्थिति में राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है? तो याद रखेंगे इसकी सही आंसर जो होगा 200 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जब राज्य सरकार पर विश्वास ना हो। जब भी राज्य की सरकार पर विश्वास ना हो तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल है वो बाबू राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य सरकार के विरुद्ध अनुशंसनात्मक कार्रवाई से किस प्रकार सुरक्षित है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 201 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे केवल केंद्र सरकार द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, वे केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, कौन? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य सरकार के विरुद्ध अनुशंसनात्मक कार्रवाई से किस प्रकार सुरक्षित है? तो बाबू जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का आप अधिकारी देख रहे हैं ना, इनको हटाने वाले जो होंगे वो केवल केंद्र सरकार होंगे, ना कि राज्य सरकार होंगे। राज्य सरकार बिल्कुल भी हटा नहीं सकता। राज्य सरकार नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा बिल्कुल भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं, 202 नंबर के सवाल पर। इसमें बोला गया है संविधान के कौन से अनुच्छेद सैनिक शासन के दौरान केंद्र की शक्तियों को बढ़ाते हैं? बताइए तो संविधान के ऐसे वो कौन से अनुच्छेद हैं जो कि सैनिक शासन के दौरान केंद्र की शक्तियों को बढ़ाते हैं? तो अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 33 और 34। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 203 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है सैनिक शासन लागू होने पर संसद को क्या अधिकार प्राप्त होता है? तो 203 का सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी वाला। सैनिक शासन लागू होने पर संसद को अधिकार प्राप्त होता है केंद्र और राज्य के अधिकारियों के कार्यों को कानूनी मान्यता देना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 204 नंबर के सवाल में है बाबू भारतीय संविधान में केंद्र की शक्तियों को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे संगठनात्मक, याद रखेंगे बाबू यहाँ पर 204 का सही आंसर होगा संगठनात्मकता के साथ एकात्मकता को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान में केंद्र की शक्तियों को बढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है संगठनात्मकता के साथ एकात्मकता को बढ़ावा देना, यानी संघ के साथ एकता को बढ़ाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 205 नंबर के सवाल में पूछा गया है भारत में केंद्र और राज्यों के संबंध किसके लिए कसौटी का काम करते हैं? तो संघीय व्यवस्था के कार्यकरण के लिए। किसके लिए बाबू? संघीय व्यवस्था के कार्यकरण के लिए काम करते हैं। तो 205 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। 206 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने किन राज्यों की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया था? 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने किन राज्यों की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया था, यानी उन्हें सत्ता से, राज्य सरकार की सत्ता से हटाया था? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश के बाबू राज्य सरकारों को ही बर्खास्त किया था। कौन? तो केंद्र सरकार ने 1980 के दशक में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 207 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बाबू ना। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि बाबू बहुत ही ज़्यादा समय लग चुका है ना। अगला प्रश्न है 1990 के बाद केंद्र में गठबंधन की राजनीति के कारण क्या हुआ? बाबू 1990 के बाद केंद्र में गठबंधन की राजनीति के कारण राज्य सरकारों की स्वायत्तता, याद रखेंगे यहाँ पर 208 का सही आंसर होगा राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर बढ़ा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वायत्तता मतलब स्वयं पर सत्ता, राज्य सरकार के स्वयं पर सत्ता का जो आदर है
वो बढ़ा था 1990 के बाद ना। अगला प्रश्न है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किन स्तरों पर होता है? केवल केंद्र और राज्य स्तर पर, केवल राज्य और स्थानीय स्तर पर, केंद्र राज्य और स्थानीय सरकारों तक, या फिर केवल स्थानीय सरकारों तक? तो राइट आंसर 209 का हमारा होगा केंद्र राज्य और स्थानीय सरकारों तक। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण बाबू केंद्र राज्य और स्थानीय सरकारों तक होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 209 का होगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्या सुनिश्चित किया? तो याद रखेंगे 210 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना मुश्किल बनाना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो बाबू सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्या सुनिश्चित किया? तो सुनिश्चित यही किया कि राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना मुश्किल बनाया। राज्य सरकार अगर मनमानी ढंग से कोई भी और काम करता है तो उसे भंग किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे राज्य सरकारों की निगरानी और संसाधनों का प्रबंधन करना। मैंने बताया ना, भारत के केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो योजना आयोग है उसका कार्य होता है राज्य सरकारों की निगरानी और संसाधनों का प्रबंधन करना। तो 211 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है बाबू, इसमें कहा गया है राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश किसे भेजी जाती है? तो राष्ट्रपति को। यहाँ पर 212 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने बताया आप लोगों को। और कौन भेज सकता है? तो राज्यपाल भेजते हैं, ठीक ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बाबू, यहाँ पर किस स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है? तो विशेष परिस्थिति में। किस परिस्थिति में? विशेष परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति में ही संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है। अगला जो प्रश्न है बाबू 214 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में चयनित पदाधिकारी किसके प्रशासन का कार्य करते हैं? भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में चयनित जो पदाधिकारी हैं वो किसके प्रशासन का कार्य करते हैं? तो राइट आंसर 214 का होगा राज्य सरकार के ना, राज्य सरकार के प्रशासन का कार्य करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 215 नंबर सवाल है बाबू, संविधान के किस अनुच्छेद में सैनिक शासन लागू होने पर संघ सरकार की शक्ति बढ़ाई गई है? तो अनुच्छेद 33 और 34 याद रखेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 216 नंबर सवाल है, आपातकाल के दौरान संसद को किस विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार मिलता है? एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कुछ बीच में कुछ आ गया था बाबू, ठीक ना, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। 216 का मैंने आप लोगों को सही आंसर बताया, राज्य सूची होगा ना, राज्य सूची के विषय याद रखेंगे, राज्य सूची के विषय ना। आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 217 नंबर के सवाल में कहा गया है केंद्र सरकार किन विशेष अधिकारों का प्रयोग कर राज्यों को ऋण और अनुदान देती है? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 217 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्तीय शक्तियां। केंद्र सरकार वित्तीय शक्तियां विशेष अधिकारों का प्रयोग कर वित्तीय शक्तियों के विशेष अधिकारों का प्रयोग कर राज्यों को ऋण और अनुदान देती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे ना। चलिए आते हैं 218 नंबर के सवाल पर। बोला गया है राज्यपाल की भूमिका किस स्थिति में विवाद का विषय बनती है? तो जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार हो, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार होती है तो उस स्थिति में ही बाबू राज्यपाल की भूमिका विवाद का विषय बनती है। तो यहाँ पर सही आंसर 218 का होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे।
219 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंधों में गठबंधन की राजनीति ने क्या प्रभाव डाला है। केंद्र राज्य संबंधों में गठबंधन की राजनीति ने क्या प्रभाव डाला है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर सत्ता में साझेदारी और स्वायत्तता का आदर बढ़ाया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ना बाबू। अगला प्रश्न है 220 नंबर में, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए किनके बीच सहयोग आवश्यक है। तो याद रखेंगे केंद्र और राज्य सरकार के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग आवश्यक है भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 221 नंबर सवाल है बाबू, विकेंद्रीकरण की मुख्य भावना क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थानीय स्तर पर कार्य स्थानीय लोगों को देना। विकेंद्रीकरण की मुख्य भावना यही होता है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर जो कार्य होते हैं उसे स्थानीय लोगों को देना ही विकेंद्रीकरण की मुख्य भावना होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, स्थानीय लोगों को फैसला लेने की प्रक्रिया से जोड़ने का क्या फ़ायदा है। स्थानीय लोगों को फैसला लेने की प्रक्रिया से जोड़ने का जो फ़ायदा है वो है लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। लोकतांत्रिक भागीदारी की क्या पड़ती है बाबू, आदत पड़ती है। कभी भी लोग सत्ता को कभी भी लोग मनमानी ढंग से काम करने के बारे में नहीं सोचते। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 223 नंबर सवाल है, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रभाव क्या है। तो याद रखेंगे महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई। मौजूदगी सुनिश्चित हुई। मौजूदगी है बाबू, महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई। तो 223 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। बोला गया है पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रभाव क्या है। पहले महिला बिल्कुल भी वोट नहीं देती थी, लेकिन अब बाबू जो महिला हैं वो भी वोट देती हैं, उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिल चुका है। और वो केवल वोट नहीं देती बल्कि समाज के और सारे कामों में भी वो अपना योगदान देती हैं। कई प्रकार के उन्हें अधिकार हमारे देश की सरकार के द्वारा दिया गया है और इस प्रकार से हमारे समाज में भारी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है। तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ना। 224 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से क्या हुआ है। तो याद रखेंगे सामाजिक बनावट में बदलाव आए हैं। सामाजिक बनावट में क्या आए हैं, तो बाबू बनावट में सामाजिक जो बनावट है उसमें बदलाव आए हैं, यानी कि लोग जात पात को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर समाज को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और कर भी रहे हैं। तो 224 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्थानीय शासन के कामकाज में मुख्य समस्या क्या है। स्थानीय शासन के कामकाज में जो मुख्य समस्या होती है वो होती है बाबू पर्याप्त अधिकार एवं संसाधन नहीं मिलना। जब पर्याप्त अधिकार एवं संसाधन नहीं मिलते तो इसी कारण स्थानीय शासन के कामकाज में समस्या उत्पन्न होती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 226 नंबर सवाल है, बिहार में स्वशासन की पुरानी जड़ें कहाँ से जुड़ी है। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 226 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र से, यहीं से जुड़ी है बाबू ना। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 227 नंबर सवाल में कहा गया है, स्थानीय प्रशासन की मूलभूत इकाई क्या रही है। तो स्थानीय प्रशासन की जो मूलभूत इकाई रही है वो रही है ग्राम, यानी कि गांव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 228 नंबर सवाल है, पंचायतों के चुनाव के बारे में सही कथन क्या है। पंचायतों के चुनाव के बारे में जो सही कथन है वो है बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुनाव कभी नहीं होते हैं। पंचायतों के चुनाव के बारे में सही कथन है कि चुनाव कभी नहीं होते हैं। तो 228 का सही आंसर होगा यहाँ पर चुनाव कभी नहीं होते हैं। चुनाव कभी नहीं होते हैं, ये कहाँ से होगा जी। पंचायत बिना चुनाव का होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है बाबू। इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव नियमित रूप से होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलती बोल दिए थे, माफ़ी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चुनाव नियमित रूप से होते हैं ना। 229 नंबर सवाल है, स्थानीय शासन के कामकाज में ग्राम सभाओं की क्या समस्या है। स्थानीय शासन के कामकाज में ग्राम सभाओं की जो समस्या है वो यह है कि ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित नहीं होती। ग्राम सभाओं की जो बैठकें होती हैं वो नियमित नहीं होती। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले नंबर के सवाल पर बाबू आने का प्रयास करते हैं। देखिए 230 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में स्थानीय संस्थाओं का क्या योगदान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता की भागीदारी के लिए मंच तैयार करना। जनता की भागीदारी के लिए मंच तैयार करना मतलब जनता की भागीदारी के लिए जो भी काम है वो करना है, ठीक है, ताकि जनता खुश रहे, जनता बिल्कुल भी बाबू असंतोष फील ना करे, ठीक है।
तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। इसी कारण लोकतंत्र की जो जड़ें होती है वो मजबूत होती है, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा गया है महात्मा गांधी के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ बसती है? तो गाँवों में। कहाँ बसती है बाबू? आपने हिंदी के भी किताब में पढ़ा होगा, गाँवों में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 232 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अनुच्छेद 50 नहीं होगा, अनुच्छेद 50 होगा। अनुच्छेद 50 नहीं होगा, अनुच्छेद 40 होगा जी। अनुच्छेद 40 होगा दोस्तों, 40 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थानीय स्वशासन को किस उद्देश्य से शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्राम पंचायतों के गठन हेतु। ग्राम पंचायतों के गठन हेतु के उद्देश्य से ही शामिल किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना। 234 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहां से हुई? राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कब और कहां से हुई थी? तो 234 का राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 234 का। 235 नंबर सवाल है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के समय भारत का कौन सा राज्य पहला था? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी होगा। 235 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यही बाबू पहला राज्य था पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के समय भारत का ना। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? आंध्र प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू किया गया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1959 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1959 में लागू किया गया था ना, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय, याद रखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है त्रिस्तरीय, इसमें कहा गया है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? तो बाबू सबसे जो निचला स्तर होता है वो होता है कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ही सबसे निचला स्तर होता है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में। अगला प्रश्न है इसमें, त्रिस्तरीय ढांचे में प्रखंड स्तर पर कौन सी संस्था होती है? तो बाबू त्रिस्तरीय ढांचे में प्रखंड स्तर पर जो संस्था होती है उसका नाम है पंचायत समिति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 240 नंबर सवाल है पंचायती राज व्यवस्था के जिला स्तर की इकाई को क्या कहते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद कहते हैं, याद रहेगा ना। पंचायती राज व्यवस्था के जिला स्तर की इकाई जिला परिषद कहलाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद करते चलिएगा। जब मैं बाबू आपका चैप्टर कंप्लीट करूंगा लास्ट वीडियो से, जब आपका दूसरा वीडियो जो दूसरा चैप्टर है वो जब लास्ट वीडियो से कंप्लीट करूंगा तो उस वीडियो में ही आपके दूसरे वीडियो से संबंधित, दूसरे वीडियो नहीं जो दूसरा चैप्टर है उससे संबंधित जो बाबू PDF है वो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। जितना भी आप ये PDF देख रहे हैं ये PDF मैं लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।